नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक राय मांगी थी कि अगर 15 अगस्त 1947 को देश की बागडोर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के हाथ में मिली होती तो क्या तब भी हमारे देश में आज तक अंग्रेज़ों का ही तंत्र और उनकी ही कानून व्यवस्था चल रही होती। इस पर कई साथियों का ये मानना है कि अगर हमारे देश के क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों का ही तंत्र और उनकी ही कानून व्यवस्था चलानी होती तो वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई ही क्यों लड़ते, क्योंकि पूरी की पूरी आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के तंत्र और उनकी कानून व्यवस्था के विरुद्ध ही थी, क्योंकि इसी के माध्यम से अंग्रेज़ पूरे देश को लूट रहे थे। तो निश्चित रूप से अगर 15 अगस्त 1947 को देश की बागडोर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के हाथ में मिली होती तो आज हमारे देश के पास व्यवस्था चलाने का अपना एक तंत्र होता और हमारे देश की अपनी कानून व्यवस्था होती, जिसमें सभी की वास्तविक और व्यवहारिक रूप में भागीदारी भी होती। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक आज की व्यवस्था की बात करें तो ये बात शायद आप लोगों को भी पता होगी कि आज की व्यवस्था में हर स्तर का हर अधिकारी अपने से ऊपर के अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होता है और जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हों चाहे वो राज्य स्तर के हों। माने इनकी जवाबदेही न तो संविधान के प्रति होती है और ना ही अपने संबंधित क्षेत्र की जनता के प्रति होती है। यही कारण है दोस्तों कि हर स्तर का हर अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का क्यों ना हो, वो अपने से ऊपर के अधिकारियों को खुश करने में लगा हुआ है और जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो मंत्रियों को खुश करने में लगे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि पूरे देश में भ्रष्टाचार का खुला खेल धड़ल्ले के साथ चल रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहें तो ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का ही आप ले लीजिए, जिसमें गृह मंत्रालय के ऊपर ये आरोप लगा है कि 100 करोड़ मंथली उगाही करने का आरोप लगा है गृह मंत्रालय के ऊपर महाराष्ट्र सरकार के। तो ये तो एक ज़िले से 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कही गई है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में कई ज़िले हैं, अगर सबको मिला देंगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और ये कोई सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र की तो आप ये कह सकते हैं कि गलती से ये बात जो है जाहिर हो गई है और इस पर मतलब मीडिया में इतनी चर्चा होने लगी है। लेकिन ये काम हर विभाग में होता है और हर राज्य में होता है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ ये काम नहीं होता है, बस वहाँ की बात ऊपर नहीं आ पाती है या अभी तक नहीं आई है, भविष्य में कभी किसी और जगह की भी आ जाए। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये है कि जिस तंत्र में हर स्तर का हर अधिकारी अपने से ऊपर के अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होगा और सबसे बड़े अधिकारी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होंगे, तो क्या ऐसे तंत्र से भ्रष्टाचार को कभी समाप्त किया जा सकता है? इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसे तंत्र और ऐसी व्यवस्था में अगर कुछ अच्छे लोग आ भी जाएं तो भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात तो दूर की है, भ्रष्टाचार को कम भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर उदाहरण के तौर पर देखना चाहें तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल को ही देख लीजिए कि आज देश में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि आज के समय में सबसे ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इनके कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है? जहाँ तक मेरी जानकारी है दोस्तों कि भ्रष्टाचार में तो कोई कमी नहीं आई है इनके कार्यकाल में। उल्टा नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है। पहले जो काम 100, 200, 500 रुपये देकर हो जाते थे, आज उन्हीं कामों को करवाने के लिए 500, 1000, 2000 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक हर विभाग के हर स्तर के हर अधिकारी की जवाबदेही संविधान के प्रति तय नहीं की जाएगी
और संवैधानिक आधार पर उनकी जवाबदेही उनके संबंधित क्षेत्र की जनता के प्रति तय नहीं की जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था और तंत्र की चर्चा को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें सभी स्तर के सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की जवाबदेही संविधान के प्रति तय की गई हो और संवैधानिक आधार पर ही उनकी जवाबदेही उनके संबंधित क्षेत्र की जनता के प्रति तय की गई हो। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग अपनी राय ज़रूर भेजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की राय का, क्योंकि आप लोगों की राय से इस विषय पर मेरी भी स्पष्टता बढ़ेगी। साथ ही इस चर्चा को आप लोग अपने स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस तंत्र और व्यवस्था में हम नेताओं को बदल बदल कर प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इन 70 सालों में देखने को नहीं मिला, किसी भी स्तर पर नहीं मिला है। तो और कितने लंबे समय तक हम ये प्रयोग करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमें एक वैकल्पिक तंत्र और वैकल्पिक कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना ही होगा, ताकि उसको आने वाले समय में लागू करवाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। और ये जब तक पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू नहीं होगी, तब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। जैसे धारा 370 को हटाने के पहले पूरे देश में इस पर एक माहौल बन चुका था कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। उसी तरह एक माहौल इस पर भी बनना चाहिए कि अगर आज तक इतने सालों बाद तक भी ये तंत्र और ये व्यवस्था देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार जैसे बहुत गंभीर विषय को समाप्त नहीं कर पाई, तो भविष्य में ये व्यवस्था देश के हित में कैसे काम कर सकती है। क्योंकि भ्रष्टाचार ही बहुत बड़ी कड़ी होती है हर विभाग में को पीछे ढकेलने में, जिसके कारण देश के लोग भी पीछे की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस विषय पर ज़रूर कुछ अपने विचार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।